दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा सीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ में मैं आपको डिटेल में हर एक चीज बताऊंगा। यहाँ पे आके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम पे और सर्च करना है एग्जाम टॉक्स। क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर इंस्टा पे जाके सर्च करो एग्जाम टॉक्स, वहां पे भी जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी हरियाणा जीके की क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी जाके देख सकते हो। मैं आपको हरियाणा जीके भी कराऊंगा और साथ ही साथ में इंडिया जीके के क्वेश्चंस और हरियाणा जीके के क्वेश्चंस हम इस प्रैक्टिस सेट के अंदर कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हरियाणा के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके लगभग 2014 से लेके 2024 तक जितने एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के मिलेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना भाई, तभी चीजें समझ आएंगी और थोड़ी सी बॉन्डिंग अपनी बनेगी, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अब अपने हरियाणा में क्या है, हरियाणा में आपको ज्यादातर क्वेश्चंस जो करवाते हैं टीचर या सिलेबस कराते हैं वो हिंदी में करवा रहे हैं, पर अपना यहाँ पे दोनों भाषाओं में रहेगा। लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश में और बोला हिंदी में भी जाएगा और इंग्लिश में भी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे ये लिखा गया है पहले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड ए 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया या इन द स्टेट। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो आपके भारत के अलग अलग राज्य हैं उन राज्यों के अंदर हमें पंचायत सिस्टम देखने को मिलेगा और इस पंचायत सिस्टम को हमने संविधान में ऐड किया। तो यह पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमने इसे संविधान में ऐड किया। तो पंचायत सिस्टम की बात करिए तो भाई भारत के संविधान के अंदर जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया, कौन सा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जब पास किया गया तो उसमें यह कहा गया था कि भाई जो पंचायत हैं इन पंचायत को हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रहे हैं। यानी अब पंचायत के इलेक्शन संविधान के अंदर लिख दिए गए हैं कि कैसे आपके पंचायत के इलेक्शंस होंगे, कौन सरपंच पद के लिए खड़ा हो सकता है इलेक्शंस में, वो सारी बात यहाँ पे कही गई। अब इस चीज को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे पास ये स्पेस है, यहाँ पे सारी चीजें लिखूंगा। देखो हम बात कर रहे हैं मेरे भाइयों आज पंचायत के बारे में। किस चीज के बारे में? पंचायत के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई पंचायत का। तो जो अपने पंचायत है उसके मुखिया को क्या बोलते हैं आप? उसके मुखिया को बोलते हैं भाई सरपंच। क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। और ये जो सरपंच है ये कैसे बन सकता है? तो इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप गांव के सरपंच बनना चाहते हो तो आपकी उम्र मेरे मित्रों कम से कम 21 साल होनी चाहिए। कितनी साल? 21 साल होनी चाहिए। आप इंसॉल्वेंट ना हो, यानी आपने बिजली बाजली का बिल भर दिया हो, लोन जो लिया था वो वापस कर दिया हो। पागल नहीं होना चाहिए, नॉट इंसॉल्वेंट होना चाहिए भाई, और पागल नहीं होना चाहिए, यानी नॉट अनसाउंड माइंड, यानी आपका दिमाग भाई सेंटर में हो, आपका दिमाग ठीक हो, नॉट अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बात लिखी गई है। साथ में यह कहा गया है कि अगर आप सरपंच बनना चाहते हो तो आपको क्या नहीं होना चाहिए भाई? आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। अब जो सरपंच के इलेक्शंस होते हैं उन सरपंच के इलेक्शंस में या पंचायती सिस्टम में 1/3 सीट क्या होती है भाई? रिजर्व होती हैं या आरक्षित होती हैं। अब सरपंच के पद के लिए आपकी क्वालिफिकेशन भी है। अगर आप सरपंच बनना चाहते हैं तो आपकी 10वीं पास होना जरूरी है, तभी आप सरपंच बन सकते हैं। दूसरी बात यह आती है कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये सबसे पहले कहां आया था? तो इसको स्टार्ट किया गया था भाई राजस्थान के नागौर जिले में। कहां पे? नागौर जिले में स्टार्ट किया गया था। राजस्थान के 1959 में पहली बार आपके सरपंच पद के लिए या आपका लोकल सिस्टम के लिए इलेक्शंस कराए गए। अब ये पंचायत के बारे में तो पता चल गया कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमने पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया या संविधान में इस चीज को लिख दिया। अगर कोई चीज संविधान में लिखी गई है ना भाई तो आपने उस चीज को उसी के अनुसार करना होगा जो संविधान में बात लिखी है। अब इसमें एक चीज और ऐड करूंगा भाई, ये जो अपना सरपंच होता है ना भाई, क्या होता है? जो अपना सरपंच है ये सरपंच कितने साल के लिए बनता है? इसका टर्म क्या है भाई? तो इसका टर्म या टेन्योर जो है ना, या कार्यकाल आप बात करें, क्या बात करें? कार्यकाल की अगर आप बात करें तो कितना है भाई? 5 साल के लिए सरपंच आपका बनता है। कितने साल के लिए बनता है?
5 साल के लिए। एक आदमी अपने जीवन में कितनी बार भी सरपंच बन सकता है। और ये जो सरपंच है या आपका गांव का जो मुखिया है वो आपका 29 ऐसे मुद्दे हैं, कितने ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम कर सकता है, 29 ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो काम कर सकता है। जैसे गांव की सड़कें होगी भाई, गांव की लाइट होगी, ठीक है, गांव के अंदर जो लाइट लगती है रोड के ऊपर, खंभों के ऊपर, गांव का तालाब हो गया, इस तरीके के काम जो है वो सरपंच के अंडर आते हैं, शमशान घाट जैसे काम भी। चलो ये बात तो अपन ने देख ली सरपंच के बारे में। अब भाई ये तो गांव की बात है, शहरों में क्या सिस्टम है? शहरों में हम बोलते हैं नगर पालिका। क्या बोलते हैं मेरे मित्रों? नगर पालिका। किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? नगर पालिका। सुना होगा नगर पालिका, कोई शहर में चाचा ताऊ रहता हो तो मेरा होगा, वहां पे एमसी बने हैं। तो नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में हम क्या बोलते हैं कि भाई एमसी बन गया। अब जो ये एमसी बनता है तो उसके लिए भी लगभग सेम क्वालिफिकेशन की जरूरत है, पर जो आपके नगर पालिका है उनके पास 18 ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपका एमसी काम कर सकता है। कितने मुद्दे हैं भाई इसके पास? 18 ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर नगर पालिका काम कर सकती है। साथ में ये जो नगर पालिका है इसको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कौन सा दर्जा? संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे 73rd और आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, ये आपके एक ही साल पारित किए गए थे कि भाई जो नगर पालिका है उसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसका दर्जा दे दिया? संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब नगर पालिका के पास 18 मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो काम कर सकती है। नगर पालिका के पास 18 मुद्दे हैं, जैसे भाई शहर में पार्क होते हैं, शहर में गलियां होती हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट है, पानी की व्यवस्था है, इस तरीके के काम आपकी नगर पालिका देखती है। तो ये आपका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब बात यह आती है कि जो सरपंच है या लोकल सिस्टम है, क्या है भाई? लोकल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? इसे लोकल सिस्टम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। किस चीज का? लोकल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में बांटा गया है या 3 टायर सिस्टम है। कितना है भाई? 3 टायर सिस्टम आपका हमें लोकल सिस्टम में देखने को मिलेगा। 3 टायर सरकार, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और आपका नीचे क्या आ जाए? सरपंच। जिला, ब्लॉक और सरपंच, 3 टायर हो गए, इसी की बात करी गई। ये पूछ रहे हैं कितने टायर हैं? 3 टायर सिस्टम है। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। मैंने अभी तक बात करी है किस चीज के बारे में? अपन ने अभी तक बात करी है कि संविधान के अंदर जो पंचायती सिस्टम है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो 1992 में पास हुआ और 1993 से लागू। और एक नया शेड्यूल भी ऐड किया गया भाई। कौन सा? 11th शेड्यूल जो है या 11th अनुसूची जो है भारत के संविधान में, वो पंचायत से रिलेटेड है। और जो भारत के संविधान का भाग नंबर 9 है, कौन सा? भाग नंबर 9। कौन सा भाई? भाग नंबर 9, ठीक है। भारत के संविधान का पार्ट नंबर 9 जो है, पार्ट नंबर 9 जो है वो भी आपका पंचायत से ही रिलेटेड है। और 243 अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243 ओ तक आपका इसी चीज के बारे में जिक्र किया गया है। किस चीज के बारे में? पंचायत के बारे में। पार्ट नंबर 9 पंचायत से संबंधित है, शेड्यूल 11 पंचायत से संबंधित है, शेड्यूल 11 में 29 मुद्दे लिखे गए हैं, वो सारी बात मैंने बताई। इसमें अगर किसी ने डाउट है तो बताओ भाई, अगला प्रश्न पाओ भाई। अगला प्रश्न क्या है कि भाई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनमें से किस वर्ष पास किया गया या किस वर्ष लागू किया गया? 1996, 2005, 1986 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही उत्तर होगा इसके अंदर वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर ए। 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया। यानी किस तरीके से हम एनवायरमेंट का ध्यान रख सकते हैं, पर्यावरण का ध्यान रख सकते हैं, पर्यावरण के अंदर किस तरीके से कम पोल्यूशन हो, किस तरीके से पर्यावरण को हम और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, उसके लिए कानून पास किया गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और ये लागू हुआ 1986 से। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। माइक बिल्कुल डन है, सही चल रहा है भाई। किसी ने कोई दिक्कत है पूछो। ये देखो टेली, इंस्टा और व्हाट्सएप का मैंने लिख रखा है कि क्या जाके करना है, एग्जाम टॉक्स, और वहां पे आपको मिल जाएगा। क्लियरली विजिबल है भाई, सारी चीजें कति विजिबल होंगी। आप क्या हो गई? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? फिलहाल की आप बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? फिलहाल की आप बात कर रहे हैं भारतीय खेती अनुसंधान केंद्र, शायद हिंदी में इसे बोलते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां लोकेटेड है वो हमें बताना है। देखो ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी है मेरे भाइयों? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। किसकी राजधानी है?
उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। दूसरी बात आवे दिल्ली भाई, क्या दिल्ली सही आंसर होगा? तो ये भी मैं बताऊंगा, पर ये न्यू पूछा कौन सी नदी के किनारे है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है और भारत की राजधानी है। अब ये भारत की राजधानी कब बनी? ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी जो है वो कब बनी मेरे भाइयों? तो 1911 में ट्रांसफर किया गया और 1912 से आपकी ये बन चुकी थी। ठीक है, पटना किसकी राजधानी है मेरे भाई? पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। और इस पटना के नाम की बात कर लेते हैं, पर बाद में करेंगे। करनाल, न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर बी। मैं यहाँ पे एक शेप से लिखूंगा इसके आंसर को, ऑप्शन नंबर बी। कैसे करें भाई? इसको कैसे करें देखते हैं, बनेगा कि बॉक्स को नहीं बना, कोई नहीं, आप अपने पेन से कर देंगे, इससे कर देंगे, पेन से कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देखो, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? तो मेरे भाइयों इसकी स्थापना 1905 में हुई। और कहां हुई? पूसा नाम की एक जगह है बिहार के अंदर, वहां पे इसकी स्थापना हुई। इसे पहले पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, पर इसको बाद में ट्रांसफर कर दिया गया कहां? न्यू दिल्ली के अंदर। कहां कर दिया गया भाई? न्यू दिल्ली के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको नई दिल्ली के अंदर मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी इन दो ऑप्शंस के बारे में। देखो, करनाल की स्थापना किसने करी थी? करनाल की स्थापना मेरे भाइयों अंग्रेजों ने करी थी। किसने करी थी? अंग्रेजों ने करनाल की स्थापना करी। और बात करा इस बिहार की राजधानी पटना की, PATNA। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी थी जिसने टाइप किया है उसने, पर कोई बात ना भाई, इतनी तो हो ही जाया करे। पर आगे आ जाओ अगली स्लाइड पे। देखो, इस साइड तो मैं हूं, पर मैं लिखूंगा किस साइड? इस तरफ, ताकि हर एक चीज क्लियरली विजिबल हो। बात किसकी कर रहे हैं भाई? बात कर रहे हैं अपन बिहार की। इस बिहार की राजधानी के बारे में एक आधा पर्सन पूछ लिया जाए। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी जो है वो पटना है भाई। क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। पर इसी पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। क्या नाम है? पाटलिपुत्र इसका नाम है। और इस पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? स्थापना अगर पूछ ले पाटलिपुत्र की तो किसने करी? तो स्थापना करी उदयन ने। किसने स्थापना करी? उदयन ने करी। अब उदयन है कौन? तो ये हरियंक वंश का शासक है। हरियांक वंश का शासक है। हरियांक वंश का शासक है ये। कोई दिक्कत भाई नहीं। पर ये जो पाटलिपुत्र है, ये पटना किस तरह बना भाई? ठीक है, पटना नाम किसने रखा? तो ये पटना नाम रखा शेर शाह सूरी ने। ये सूरी वंश का राजा था और इसने शासन किया भारत में 1540 से 1545 तक। और इसी शेर शाह सूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। कौन सी? बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम। बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम, ये सारे वो हैं भाई आपके जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, इनने ये तो पूछ लिया, क्या पूछ लिया इन्होंने? इंडियन एग्रीकल्चर। पर कई बार ये क्वेश्चन भी आपका इतिहास से जुड़ा हुआ आ जाता है कि पाटलिपुत्र से पटना नाम किसने कराया? शेर शाह सूरी ने कराया। ये जो आज के समय पर सिक्के यूज करा ना, सिक्का भी तो पड़ा नहीं, दिखा देता। ठीक है, वो पड़ा है भाई जेब में, मेरे को पता ही नहीं है। हाँ, ये सिक्के देख रहे हो भाई, इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलना रुपया, ठीक है, या रूपी बोलते हैं। तो ये जो आपकी करेंसी है ना रूपी, ये किसने स्टार्ट करी? ये शेर शाह सूरी ने। रूपी किसने स्टार्ट करी भाई? रूपी जो करेंसी है वो किसने स्टार्ट करी? शेर शाह सूरी ने स्टार्ट करी। खुद की कबर बनवा ली थी मित्र ने, इसने खुद की कबर बनवा ली थी। कहां? सासाराम बिहार के अंदर जगह है, वहां पे इसकी कबर है। ठीक है, सासाराम बिहार के अंदर इसने अपनी कबर बनवा ली। अब बैटल ऑफ चौसा भी हुई और बैटल ऑफ कन्नौज भी। किस किस के बीच में हुई? अगर यूं पूछ लेना मेरे भाई कि एक सेकंड, इसको आप घुमा भी सका के भाई? ये तो घूम तो कौन भाई, ये तो ना घूमता। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज की बात करें तो बैटल ऑफ चौसा किस किस के बीच में हुई? शेर शाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में। इसमें जीतता कौन है? विनर कौन है भाई? शेर शाह सूरी। ये भी पूछ सके हैं।
फिर बैटल ऑफ कन्नौज पूछ रहे हैं तो ये भी किस किस के बीच में हुई, बैटल ऑफ कन्नौज भी किस किस के बीच में हुई, शेर शाह सूरी के बीच में और दूसरा हुमायूं के बीच में। ठीक है, अब इसी शेर शाह सूरी का नाम क्या है, बचपन का नाम पूछ लें भाई। इसका संबंध हरियाणा तक है, शेर शाह सूरी हरियाणा में रहा है, इसका दादा यहाँ का जागीरदार था नारनौल का, इस करके पर्सन हो जाए इंपोर्टेंट। सिक्का तो डालियो 2 रुपये है भाई। ठीक है, शेर शाह सूरी जो है वो अपना बचपन हरियाणा में बिता के गया है। अपन तैयारी कर रहे हैं हरियाणा सीटी की, मतलब पूछ सके यह चीज तो पूछेगा तो अपन कर लेंगे भाई। ठीक है, इतना डिटेल में कोई ना बताओ मित्र, ठीक से नहीं तो आ जाओ भाई। शेर शाह सूरी की बात करें तो शेर शाह सूरी ने अपना जीवन बिता लिया कहां पे, नारनौल में। इसका बचपन का नाम पूछ लिया, मान लो भाई आपने कह दे बचपन का नाम बताओ, क्योंकि ये तो हरियाणा में बचपन बिता के गया है, तो बचपन का नाम है फरीद खान, फिर बाद में शेर खान बन गया भाई, फरीद खान। याद रख लोगे, इतना याद रख लेंगे जी। तो इनमें कौन जीता, इसमें भी विनर अपने कौन था, विनर अपने दोनों युद्धों के अंदर, चाहे चौसा हो चाहे आपका कन्नौज हो या बीरग्राम, दोनों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं फिर खींच गया भारत से, फिर 1555 में वापस लौट के होगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे। रुपये किसने चलाया और ये सारी चीजें, इसने जीटी रोड भी बनवाया था। एक दो चीज और देख लो शेर शाह सूरी के बारे में, इस मित्र ने जीटी रोड बनवाया। ये बनवाया भाई, जीटी रोड बनवाया। ठीक है, ये जीटी रोड कहां से कहां जाता था, ये जाता था सोनारगांव से पेशावर तक। सोनारगांव कहां पे है, बांग्लादेश में है, टू पेशावर तक जाता था, पेशावर तक जाता था। पेशावर कहां है, नल्ले पाकिस्तान में पेशावर है। ठीक है, ठीक है, अपना पड़ोसी देश, अपना बेटा जो है वहां पे पाकिस्तान पड़ता है। आगे आ जाओ भाई। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो यार, है कोई दिक्कत? देखो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, एक चीज ये नाराज ना हो जियो भाई। नेक्स्ट आ जाओ भाई। यहां पे कहा गया है कि वेयर इज द जीन बैंक ऑफ व्हीट इन इंडिया, कि भाई आपका जो जीन बैंक ऑफ व्हीट है वो कहां है, कहां है मेरे भाइयों। अपने कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड। जीन बैंक ऑफ इंडिया कितने, जीन बैंक ऑफ इंडिया व्हीट कहां है, सॉरी, भारत के किस शहर में जीन बैंक ऑफ व्हीट स्थापित है। तो देखो ये है आपका करनाल के अंदर, कहां है, करनाल में। पर क्या करनाल से पहले कहीं और था, तो डेफिनेटली था, और ये अपना पर्सन है हरियाणा का हो गया। ठीक है, किस चीज का हो गया, हरियाणा का। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनमें कुछ इंडिया जीके के हैं और कुछ हरियाणा जीके के पर्सन है। अगर दिक्कत है ना भाई तो पूछ सको। देखो ये आपका करनाल आने से पहले कहां था, देखो ये करनाल आने से पहले इसकी स्थापना हुई, कर्नाटक की राजधानी क्या है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, वहां पे इसकी स्थापना हुई 1923 में। फिर 1923 से बाद में ये कहां गया, करनाल। तो फिलहाल पूछे जीन बैंक ऑफ व्हीट इन इंडिया कहां है, तो आप बता देंगे करनाल है। पहले की तो याद रखता, तो कर्नाटक की राजधानी, कौन से एरिया की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर, याद रख लोगे। ये आईटी के लिए फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है मेरे भाई, फेमस किस चीज के लिए है, फेमस है भाई आईटी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, आईटी के लिए फेमस है, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा आपका आगे है भाई कर्नाटक। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्होंने पूछा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, कब या किस वर्ष आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना करी गई, किस वर्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना करी गई, जल्दी से जल्दी बता दो, इतने एक घूंट पानी की ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भेजने हैं यार आगे, ताकि भाई अपनी पीडीएफ तैयार कर दे। ठीक है, भेज देंगे, अभी भेज दें क्या, सोच तो रहा हूं अभी भेज दूं, क्योंकि अपन अब रेगुलर रखनी है ना अपनी पीडीएफ। बताइए भाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अच्छा वो उस साइड पड़ेगा, फोन लेना पड़ेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई, 2009, 2010, 2012 या 2013। तो इनमें जो सही उत्तर है भाई वो है 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना करी गई 2010 के अंदर। ठीक है, इतना याद रख लोगे, आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कमेटी ऐसी है जिसने पंचायत को लेके पहली बार सलाह दी, या पहली बार कौन सी कमेटी का गठन किया गया। Which was the first committee to give suggestion for the development of पंचायत। इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जिसका सबसे पहली बार पंचायत को
किस तरीके से बनाया जाए उससे रिलेटेड आपका गठन किया गया था। तो वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी थी भाई? बलवंत राय मेहता कमेटी इसका सही उत्तर होगा। और इस बलवंत राय मेहता कमेटी को 1957 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1957 में। और इसने ये कहा था कि हमें पंचायत को 3 टायर सिस्टम में लेके आना चाहिए। ठीक है, यानी जो अपना लोकल सिस्टम है ना, जिला, ब्लॉक और आपका सरपंच, वो इसने ही कही थी। फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई। ये अशोक मेहता कमेटी जो है ये आपका क्या कहती है? अशोक मेहता कमेटी कहती है कि हमें पंचायत सिस्टम में 2 टायर रखना चाहिए। ये जो ब्लॉक का कंसेप्ट है ये खत्म कर दो। इनने क्या, जिला परिषद होगा और फिर सीधा सरपंच होगा। ये जो ब्लॉक मेंबर अपने बने हैं, ठीक है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये बात अशोक मेहता ने कही। यहाँ पे अशोक मेहता ने क्या कहा कि 2 टायर होने चाहिए जी। कितने टायर होने चाहिए? 2। एक तो जिला परिषद और दूसरा नीचे क्यों? सरपंच। ठीक है, ये इसने बात कही। अब थोड़ा सा इसको शायद आप कम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो कमेटी है पीके थंगन कमेटी, ये क्या सलाह देती है? ये जो पीके थंगन कमेटी है ना मित्र, ये सलाह के दे है, ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो पंचायत है उसको संवैधानिक दर्जा दो और एक प्रॉपर टाइम पीरियड में इसकी इलेक्शन कराओ। ठीक है, टाइमली इलेक्शन कराओ, टाइमली इलेक्शंस कराओ। ये बात इन्होंने आपकी कही। टाइमली इलेक्शंस की बात कर दी थी भाई पीके थंगन कमेटी ने। पता लग गया। अशोक बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहली कमेटी 1957 में बनी है, 67 में, और ये 89 के आसपास बनी थी। तो तीनों कमेटीज याद रखोगे, है इलेक्शन से संबंधित, है सरपंच से संबंधित, है आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। पर बात अलग कही, इसने 3 टायर कही, इसने 2 टायर कही, और इसने कही टाइमली इलेक्शन होना चाहिए, पीरियोडिकली इलेक्शन होना चाहिए। ये बात इन्होंने कही। आगे आ जाओ भाई। ठीक है, आज मैंने भाई शर्ट थोड़ी सी अलग पहन रखी है। ठीक है, तो सही है यार, गर्मी में गर्मी नहीं लगती, लूज सी है। नेक्स्ट है भाई मनरेगा। सुना है भाई? मनरेगा में क्या है? मनरेगा में क्या होता है भाई? 100 दिन तक आपको क्या मिलेगा? काम मिलेगा 1 साल में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हरियाणा का, और यहां पे कई बार फुल फॉर्म भी पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम किस वर्ष स्टार्ट करी गई? 2005। अब है कि भैया मनरेगा, देखो आप कई बार गांव में जब जाते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलते हैं कि गांव के अंदर जो अपनी नदी जान लग रही है उसकी सफाई कर रहे हैं, या सड़क जो है अपने उनके साइड में पेड़ पौधे लगाने लग रहे हैं कुछ। तो इस तरीके के काम जो है वो मनरेगा के वर्कर्स करते हैं। इसमें आपके जो उस समय के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने ये कहा कि भाई गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं होता, तो उन लोगों को रोजगार देने के लिए हम एक स्कीम लेके आए हैं मनरेगा। और इस मनरेगा मनरेगा स्कीम के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओ, मनरेगा स्कीम के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओ तो आप क्या कर सकते हो? 1 साल में कम से कम आपको 100 दिन काम दिया जाएगा। यानी 365 में से 100 दिन का काम तो आपका सुनिश्चित हो गया, और बाकी जो काम आप करना चाहो वो कर सकते हो। यानी ऐसे वर्कर्स जिनको काम नहीं मिलता बिल्कुल भी, तो वो 100 दिन तो अपना काम सिक्योर कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, 1 मिनट यार, ये साइड में निकाल दें स्लीपर। 100 दिन काम कर सके हैं, और साथ में अगर मान लो उनको 100 दिन काम नहीं मिला, काम करें 79 दिन, रुपये मिलेंगे 100 दिन के। ठीक है, ये मनरेगा स्कीम है, 2005 में स्टार्ट हुई थी, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यो सारे प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है पहली बार भारत के अंदर एग्रीकल्चरल सेंसस कब करी गई? पहली बार खेती बाड़ी से संबंधित जनगणना भारत के अंदर कब करी गई? तो ये करी गई भाई 1970-71 के अंदर। कब? 1970-71 के अंदर। अगर मैं नो पूछ लूं कि हरियाणा के गठन के बाद पहली बार सेंसस कब करी गई? हरियाणा के गठन के बाद पहली बार सेंसस कब करी गई? तो 1971 के अंदर हरियाणा में पहली बार जनगणना हुई थी। और 2011 के बाद तो भाई कोई डाटा ही नहीं आया जनगणना का, या बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जो सरकार ने रिलीज नहीं किए पर करने चाहिए। ये सरकार की गलती है, पर चलो कोई नहीं, सिटी के बाद हो जाएंगे, क्योंकि पहले हो गए तो भाई बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी और तुम्हारे लिए समस्या क्रिएट होगी। ठीक है, तो अभी इतना याद रखोगे। क्या याद रखोगे? हरियाणा के अंदर पहली बार जनगणना 1971 में हुई। और अगर बात करें देश आजाद होने के बाद, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आपकी पहली जनगणना कब हुई?
तो ये आपकी 1951 में होगी। सीधी बात है भाई, भारत आजाद होने के बाद पहली बार जनगणना 1951 में करी गई, और हरियाणा 1971, और एग्रीकल्चरल सेंसस 1970 और 71। यानी सेम मान सको कि इंडिया के अंदर पहली बार एग्रीकल्चरल सेंसस उसी समय हुई जब आपकी हरियाणा के अंदर पहली बार जनगणना हुई। तो इस तरीके से मान सको, याद कर लोगे, मैंने मेरा पूरा विश्वास है तार पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओगे। नेक्स्ट कहा गया है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कित है या कहां है? आनंद। आनंद एक गांव है भाई, और यहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है मेरे मित्रों अमूल की, और अमूल की स्टार्टिंग करने वाले व्यक्ति का नाम है मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन। कौन है वर्गीस कुरियन? वो नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस इसी करके मैंने ओरली बताया है। नेक्स्ट है करनाल। करनाल कित है? हरियाणा में भाई, ठीक है। और 1966 में जब हरियाणा बना उस समय करनाल भी था। चश्मा साफ नहीं है क्या आज? कोई नहीं, बाद में कराएंगे। तो लुधियाना कित है? लुधियाना भाई पंजाब में है। किस चीज के लिए फेमस है लुधियाना? वूलन के लिए फेमस है। हिसार। हिसार भाई अपना स्टील सिटी, ठीक है, स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी आप बोल सकते हो, इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी। हिसार में एक एयरपोर्ट भी आया है। एयरपोर्ट का नाम क्या है? एयरपोर्ट का नाम भाई हिसार में कौन है मेन? अपने महाराजा अग्रसेन सुने हैं? महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन, उसके नाम पे आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार के अंदर है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बस नाम का है, कोई गुंजा यहाँ पे। करनाल की बात करें, करनाल की स्थापना अंग्रेजों ने करी थी, पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए आंसर होगा अपना करनाल, ठीक है। आनंद गांव से स्टार्टिंग होती है अमूल की, और ये स्टार्टिंग हुई आनंद गांव गुजरात से। पता लग गया भाई इतना? अगर इसमें कोई दिक्कत है बता दो। करनाल क्या है? करनाल में बाटा सुने है, चप्पल बाटा की है, वो आपकी करनाल के अंदर है। उसके अलावा अगर बात करें, शायद लिबर्टी भी करनाल में है। लुधियाना याद रख लोगे, वुलन के लिए फेमस है। हिसार स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी के लिए फेमस है। हिसार में अपने को चीज मिलेगी भाई, हिसार में हमें जिंदल मिलेगा। कौन मिलेगा? जिंदल स्टील लिमिटेड हमें हिसार में मिलेगी, ठीक है। इसकी शुरुआत 1960 में करी गई थी ओम प्रकाश जिंदल के द्वारा। फिर 2005 में प्लेन क्रैश में मारे गए ओम प्रकाश जिंदल, वो आपके बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह के साथ में थे, उस समय मौजूद एक हेलीकॉप्टर में थे और क्रैश कर गया हेलीकॉप्टर। आगे आ जाओ भाई। एक भारत की जीके या इंडिया जीके से संबंधित प्रश्न है मेरे भाइयों, जवाब देने की कोशिश करो कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ क्वेश्चंस तो आते होंगे, और नहीं आते तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। एक चीज और है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि देखो एक दिन पूरी 4 घंटे 5 घंटे जितने भी लगेंगे, पूरी ज्योग्राफी जो हरियाणा सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो करवा दूंगा, हिस्ट्री करवा देंगे और पॉलिटी, ठीक है। 4-4 5-5 घंटे जितने लगेंगे, पर आपके कहने पे अगर आप नहीं कहोगे तो मैं सिर्फ अभी एक बार हरियाणा जीके पे फोकस करूंगा, और इंडिया जीके आप पेपर के पास कर लेंगे जब पेपर की डेट अनाउंस हो जाएगी, इकट्ठी रगड़ देंगे। इतना पूरा प्लान यहाँ पे कैमरा भी ले आओ अच्छा सा, बाबा की दया रही तो। नेक्स्ट आ जाओ। नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी के ऊपर है? नागा अर्जुन सागर डैम कौन सी नदी के ऊपर है? क्या गोदावरी नदी के ऊपर है? क्या कावेरी नदी के ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर है? तो मेरे भाइयों ये जो नागार्जुन सागर डैम है ये आपका कृष्णा नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर है। नर्मदा याद रख लियो भाई, नर्मदा की स्टार्टिंग हो है मेरे भाइयों मध्य प्रदेश से। कहां से? मध्य प्रदेश से। और इसी नदी के किनारे एक शहर है जबलपुर। क्या है? जबलपुर, जहां एक झरना भी है पानी का। यहां पे बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी को हम और किस नाम से जानते हैं? साउथ गंगा, यानी दक्षिण भारत की गंगा नाम से साउथ गंगा, ठीक है। साउथ गंगा के अलावा आप इसे क्या बोल सकते हैं? दक्षिण गंगा। क्या बोल सकते हैं मेरे मित्रों? दक्षिण गंगा, ठीक है। उसके अलावा दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी आपकी माना जाता है गोदावरी को, और सबसे लंबी नदी है। साउथ इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी, साउथ इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर आपकी कौन है? गोदावरी ही है। याद रख लोगे? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नागार्जुन सागर डैम और ये 3-4 चीजें बताई हैं मैंने, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, ठीक है। आई थिंक आप चीजें याद रख लोगे याद, ठीक है। एक कैनाल का और जिक्र कर लिया भाई। क्या है कैनाल का नाम? इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल ये भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है या आर्टिफिशियल कैनाल है? इंडियाज लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल कैनाल। क्या है? आर्टिफिशियल
कैनाल कौन सी है? इंदिरा गांधी कैनाल। कहां पे है ये मेरे भाइयों? ये बनाई है राजस्थान के लिए। कहां पे? राजस्थान के लिए। कर लोगे इतना? ये भी याद रख लियो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रख लियो, अगला प्रश्न पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इनमें से हरियाणा के कौन से जिले में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट या साक्षरता दर है? साक्षरता दर का मतलब होता है कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब भारत में साक्षर किसे माना जाता है? कोई व्यक्ति जो समझ सकता है, जो रीड कर सकता है और जो लिख सकता है, वो भारत के अंदर साक्षर माना जाता है। बात यह आती है कि इन 4 जिलों में से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पे हैं? तो पढ़े लिखे लोग कहां होंगे भाई? चंडीगढ़ के पास में होंगे। और चंडीगढ़ के पास में कौन सा जिला लगता है? एक ही जिला लग गया अपना, वो है आपका पंचकुला। 83 पॉइंट समथिंग आपका लिटरेसी रेट है पंचकुला का। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे भाई मित्रों यहाँ पे अंबाला आता है। पर इस क्वेश्चन में मेरे को कई बार डाउट भी होता है, जो मैंने 1-2 जगह सर्च किया है तो वो यही शो कर रहे हैं, ठीक है। पर इन ऑप्शंस की बात करें तो इन ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर चलते हैं। कई जगह मैंने गुरुग्राम भी देखा है भाई, कई जगह मैंने गुरुग्राम भी देखा है कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पे है? गुरुग्राम में है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम कॉन्ट्राडिक्टरी मान सकते हैं। कई जगह मैंने गुरुग्राम देखा है और कई जगह मैंने पंचकुला भी देखा है, ठीक है। जैसे अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनमें भाई पंचकुला को माना गया है, ठीक है। और ये 2011 के बाद की बात है, तो उसमें पंचकुला माना गया है, तब मैंने पंचकुला करवाया है। एक आधी जगह मैंने गुरुग्राम भी देखा है, कुछ किताबों में। मैंने खुद तो लिखी नहीं भाई किताबें, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग जगह से उठाई जाती हैं चीजें, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से समझा जाता है, तो ये मिले हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे किस चीज के लिए फेमस है भाई? फरीदाबाद। फरीदाबाद है ट्रैक्टर्स के लिए। किस चीज के लिए? ट्रैक्टर्स के लिए। यहाँ पे ये आईटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। भिवानी छोटी काशी, ठीक है, छोटी काशी, छोटी काशी कर लोगे मेरे भाई? आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत ना होगी। चलो अगला प्रश्न पे बढ़ जाओ। पंचकुला। पंचकुला, ठीक है। अब पंचकुला से रिलेटेड 1-2 बात और बता दूं। ज्यादातर ऑफिसेस कहां पे हैं? हरियाणा सरकार के ज्यादातर ऑफिसेस पंचकुला में है। पंचकुला, चंडीगढ़ एंड मोहाली को ट्राई सिटी बोलते हैं। मोहाली को क्या बोलते हैं? ट्राई सिटी। ये तीनों भाई सही में ही पता ही नहीं लगता कब चंडीगढ़ आ गया, कब पंचकुला, कब आ गया मोहाली। हाँ बस इतना फर्क लगा है, चंडीगढ़ में चलान घने कटे हैं, पंचकुला में फिर भी थोड़ा बहुत काम चल जाए, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है जितना आपका चंडीगढ़ में है। मोहाली माहौल ठीक सा है भाई, ठीक है, और ये फर्क है। और यही है, ज्यादा फर्क तो है नहीं चंडीगढ़ पंचकुला में। अपना तो भाई हर हफ्ते का काम है, क्लास लेने जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इनमें से कौन कौन सी चीज की फैक्ट्री फरीदाबाद में मिलेगी? कौन कौन सी चीज की फैक्ट्री फरीदाबाद में है? रबड़ टायर्स की। ये टायर्स गलत लिख दिया मेरे मित्रों, चलो कोई नहीं, बोल देंगे, बालक है, माफ कर दो जिसने टाइप किया है। ये भाई मैंने नहीं किया, मैं टाइप कराने के लिए देता हूँ किसी को, मेरे नॉन में है कोई मेरा खास मित्र, वो मेरे फ्री में टाइप करके दे देता है क्वेश्चंस, बेचारा कोई पैसे नहीं लेता, पूरा ईमानदार बालक है, कति जमा, ठीक है। तो इस करके आप उनसे बोल देंगे कि भाई देखो क्वेश्चंस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो जाए कई बार, तो आप ये क्वेश्चंस की स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान दे लें, क्योंकि बालक ऑब्जेक्शन उठा देंगे नहीं तो कि मास्टर ने तो इंग्लिश नाम दी पर इंग्लिश में पढ़ावे से, तो वो बात है, अच्छे ना दे, नहीं लगेगा। तो किस चीज के लिए फरीदाबाद फेमस है? रबड़ के लिए भी भाई। फरीदाबाद में ट्रैक्टर, जितने भारत के अंदर ट्रैक्टर बनते हैं ना, उनमें से 33% ट्रैक्टर का उत्पादन फरीदाबाद जिले में होता है। कहाँ? फरीदाबाद में। और रेफ्रिजरेटर, हाँ भाई ये सारी चीजें बनती हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। रेफ्रिजरेटर भी बने, ट्रैक्टर भी बने और रबड़ के टायर भी बनते हैं फरीदाबाद के अंदर। क्या बनते हैं? ये सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाओ भाई। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ये हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में कुछ इंडिया जीके के प्रश्न थे, अब हरियाणा के प्रश्न है। देखो दोनों मैंने कही थी कि हरियाणा के भी मिलेंगे और इंडिया के भी। अब ये कही है कि इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल, ठीक है, भैंस के आगे बजाओ बीन वाली भैंस नहीं है, ये दूसरी है जो अपने घर में होया करे, दूध दिया करे। तो भाई इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल है जो हरियाणा में बेस्ट मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो बताओ भाई हरियाणा के अंदर कौन सी ऐसी भैंस की नस्ल है जो बढ़िया मानी जाती है? तो अपन एक नाम सुना होगा, मुर्रा भैंस, ठीक है। अब मुर्रा का क्या होता है? मुर्रा भैंस के सारे
जो बाल होंगे वो काले होंगे। उसकी जो पूंछ होती है ज्यादातर भैंसों की वो कुछ सफेद होती है। कई भैंसों के यहाँ पे माथे पे क्या होता है, मैं भैंस नहीं हूँ भाई, ठीक है, तो माथे पे क्या होता है, फूल होता है, यानी व्हाइट बाल होते हैं, ठीक है, सफेद से, तो वो मुर्रा में नहीं आती। अगर कोई भैंस पूरे तरीके से ब्लैक है, यानी उसके एक भी बाल सफेद ना हो, उसको ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये तो मुर्रा नस्ल की भैंस है। मुर्रा नस्ल जो है वो आपकी ज्यादा दूध देती है। लगभग माना जाता है या मेजर किया गया है कि हरियाणा में जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो लगभग कई बार 32 लीटर दूध तक देते हैं, ठीक है, 32 लीटर दूध थोड़ा नहीं है। एक टाइम में नहीं होता भाई, ये दोनों टाइम का काउंट किया जा है कि कितने लीटर दूध दिया। जिस तरह अपने भी भैंसा का काम किया करते तो उस टाइम क्या था, घर के बोलिया करते 14 लीटर दूध दे है, बाल्टी भी भर जाए भाई, क्योंकि उसके ऊपर झाग आते हैं दूध के ऊपर जब आप निकालते हो तो वो दोनों टाइम का मिलाया जाता है। मतलब 7 एक शाम में दे दिया, 7 एक सुबह दे दिया, नहीं 14 एक टाइम दे तो भाई बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, मुर्रा ऐसा हो सकता है कि 14 एक टाइम पे दे दे, पर नॉर्मल भैंस नहीं। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 13 नस्ल है भैंसों की, ठीक है, जो अपने पाई जाती है, उन 13 में से सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया क्वालिटी की मुर्रा नस्ल को माना जाता है। अपने भी थी एक दो भैंस मुर्रा नस्ल की, अपन में लेके आए थे। नेक्स्ट आ जाओगी। नेक्स्ट कहा गया है कि हरियाणा राज्य का खेल कौन सा है। हरियाणा राज्य का राजकीय खेल कौन सा है। कबड्डी कतई गलत है, क्रिकेट गलत है, हॉकी भाई ये हॉकी तो अपने देश का है, भारत का थोड़ी ना है, सॉरी हरियाणा का थोड़ी ना है, भारत का है। रेसलिंग हरियाणा का है भाई, क्या है, रेसलिंग हरियाणा का है। बबीता फोगाट नाम सुना होगा, 2-4 रेसलर्स के नाम लिख दूं, ठीक है। सुशील कुमार नाम सुना होगा, सुशील कुमार बेचारा जेल में है, कोई कांड कर दिया था इसने। योगेश्वर दत्त सुना होगा, योगेश्वर दत्त सुना होगा भाई आपने, ठीक है। साक्षी मलिक सुना होगा, साक्षी मलिक। गीता फोगाट नाम सुना होगा, बबीता फोगाट सुना होगा, ठीक है। ये सारे किस गेम से संबंधित हैं, रेसलिंग से संबंधित हैं। हरियाणा में जो सबसे ज्यादा प्लेयर आते हैं ना हॉकी में, वो कहां से आते हैं, कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं। कहां से आते हैं, कुरुक्षेत्र जिले से सबसे ज्यादा हॉकी के प्लेयर मिलेंगे। सिरसा से भी था सरदार सिंह। नेक्स्ट आ जाओ आगे। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी की या एकेडमी की इनमें से सबसे मेन या मुख्य मैगजीन कौन सी है। हरियाणा साहित्य अकेडमी की मेन मैगजीन कौन सी है, तो ये है भाई हरिगंधा। कौन सी है, हरिगंधा। पर ये मैगजीन कौन सी भाषा में है, तो मेरे मित्रों भाषा अगर पूछ लें तो भाषा हिंदी में आती है। और कहां से प्रकाशित करी जाती है, कहां से पब्लिश करी जाती है, तो पब्लिश कहां से करी जाती है, पब्लिश कहां से करी जाती है, कहां से करी जाती है भाई, तो ये करी जाती है, पब्लिश कहां से करी जाती है, तो ये आपकी पंचकुला से पब्लिश होती है। कहां से, पंचकुला से आपकी पब्लिश होती है, ठीक है। हरियाणा संदेश भी है तो हरियाणा साहित्य अकेडमी की, पर ये आपकी 2 भाषाओं में है। कौन सी भाषा में, अच्छा ब्लैक था क्या ये, ठीक ठीक, मैं भी सोचूंगा ये क्या बात है। हरियाणा संदेश 2 भाषा, अरे यार क्या बात है, एक सेकंड रुक जाओ भाई इसका, ठीक है। अब बात आए हरियाणा संदेश 2 भाषाओं में है, हिंदी भाषा में भी है मित्र और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। इस करके हम इसे में, एक तो मेन है नहीं, मेन तो हरिगंधा ही है, दूसरे नंबर पे हरियाणा संदेश है, ठीक है। कर लोगे, कर लेंगे भाई, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, HQ अपन लिख देंगे, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है पंचकुला में या हेडक्वार्टर है पंचकुला में, ठीक है। कर लोगे, अगला प्रश्न पांचों, ठीक है। इसकी पीडीएफ भाई कहां मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको यहां मिलेगी टेलीग्राम पे, जाके सर्च करना है एग्जाम टॉक्स बिना स्पेस लिए। पूरी की पूरी पीडीएफ जो मैंने ये लिखे हैं ना बीच में जितनी भी चीजें, सारी की सारी चीजें आपको इस पीडीएफ में मिलेंगी। और ये पीडीएफ आपको कितनी मिलेगी भाई, ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। ये जो बातें आपने लिखी है ना जितनी भी इनमें, जैसे कुछ चीजें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं, जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप बात करें, यहाँ पे मैंने टायर सिस्टम के बारे में बताया है, यहाँ पे मैंने कुछ बताया है, उसके अलावा यहाँ पे बताया है, तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ एक बार। मुर्रा नस्ल हो गया, भैंस होगी, ये हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आओ। कल्पना चावला पे प्रश्न है भाई अगला। यह पूछा गया है
कि जो आपकी कल्पना चावला, जो कि इंडियन ओरिजिन की पहली महिला थी जो स्पेस में गई, उसका जन्म कहां पे हुआ, जन्म स्थल कहां है? गुरुग्राम कतई गलत है, कैथल गलत है, सबने मेरा है आंख बंद करके आंसर पे निशान लगा दोगे करनाल। पर अगर पूछ लें कि ये जो कल्पना चावला है इसका बर्थ हुआ कब, तो इसका जन्म जो है ना मेरे भाई वो 1962 के अंदर हुआ और 2003 में इनकी मृत्यु होती है। कौन से मिशन के तहत मृत्यु होती है? तो मृत्यु होती है STS 107 मिशन के तहत। और ये आपकी अंतरिक्ष से उतरने में सिर्फ 17 मिनट बचे थे, उस टाइम इनका प्लेन क्रैश हुआ और इनकी मृत्यु होगी। ठीक है, कल्पना चावला से रिलेटेड याद रखोगे। और कल्पना चावला की बात करें तो कर्नाटक की सरकार, जो महिलाएं आपकी, कौन सी? कर्नाटक की सरकार। कौन सी? कर्नाटक। यहां पे क्यों लिख दिया, ये दो पर लिखा, कर्नाटक की सरकार। कर्नाटक की सरकार क्या करती है? कल्पना चावला के ऊपर अवार्ड देती है वुमेन साइंटिस्ट को। किन्हें? वुमेन साइंटिस्ट। ठीक है, और इनका रोल क्या रहा साइंस की फील्ड में, उससे रिलेटेड लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट आता है भाई त्रायण का या त्रावड़ी का प्रथम युद्ध किसने जीता? त्रावड़ी का प्रथम युद्ध जो है वो आपका किसने जीता? बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। बलबन, हट, हेमचंद्र नहीं, पृथ्वीराज चौहान यस, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब में क्या हुआ है? ठीक है, बलबन की बात करें तो बलबन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, 1266 में राजा बना और 1286 में मृत्यु हुई। बलबन जो है वो आपका कौन से वंश का राजा था? गुलाम वंश आप बोल सकते हो, या इलबारी वंश बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो, मामलुक वंश बोल सकते हो। इस वंश का राजा था और इस वंश ने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया भारत के अंदर, और उसी में 1266 से लेकर 86 तक बलबन राजा रहा। इस बलबन ने पॉलिसी चलाई थी, क्या पॉलिसी चलाई थी? जिल ए इलाही। क्या? जिल ए इलाही और निबादत खुदाई, यानी मैं भगवान की परछाई हूं और मैं भगवान का भेजा हुआ बंदा हूं, निबादत खुदाई। ठीक है, इसने बलबन ने और क्या किया? बलबन ने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इंट्रोड्यूस करी, लोह और रक्त की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बलबन ने मेवातियों का दमन किया। मेवातियों का दमन किसने किया? मेवातियों का दमन, जो मेवाती दमन किसने किया? बलबन ने किया। ये चीज आप बलबन के बारे में बता सकते हो भाई। ठीक है, उसके बाद आओ हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, ये हेमचंद्र जो है ये लास्ट हिंदू रूलर था, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली, हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली। जन्म कहां पे हुआ था? आपका रेवाड़ी में काम किया, रेवाड़ी में माना जाता है जन्म इसका हुआ था। तो लास्ट हिंदू रूलर है। इसने क्या किया था? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये किस किस के बीच में हुई? ये होगी भाई हेमचंद्र विक्रमादित्य या फिर हेमू, और दूसरा था बलबन, सॉरी बलबन क्या, अकबर। और ये पानीपत का युद्ध जो है ये होगा कब? ये होगा भाई 1556 के अंदर, याद रख लोगे। देखो बलबन के बारे में बताया, सलेव वंश का, मामलुक वंश या इलबारी वंश की बात है, 1206 से लेकर 90 तक शासन करता है। इल्तुतमिश वाला वंश है, वो 1266 से लेकर 86 तक राजा रहा। जिले इलाही निबादत खुदाई की स्टार्टिंग करी और इसने त्योहार भी स्टार्ट किया था। आपने नवरोज त्योहार सुना होगा, नवरोज फेस्टिवल की स्टार्टिंग इसने करी थी। नवरोज फेस्टिवल की स्टार्टिंग या शुरुआत इसी बलबन ने करी थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखियो भाई ये त्योहार भी। हेमचंद्र के बारे में बताया, आखिरी हिंदू शासक था दिल्ली का। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ, जिसमें अकबर विनर निकला। विनर कौन था? अकबर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ और अकबर के बिहाफ पे लड़ाई किसने करी थी? बैरम खान ने। किसने? बैरम खान ने। और हेमू को भाई यहाँ पे मार दिया गया पानीपत के मैदान में। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक आप कह सकते हो म्यूजियम सा भी बनाया गया है यही पानीपत में। पृथ्वीराज चौहान की बात आती है तो पहले उत्तरायण के युद्ध में कौन जीतता है? तो थोड़ा सा अलग कलर अपन लेंगे मित्रों, और अलग कलर अपना आ गया ये, एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है, अलग कलर है ये, अंशवर है अपना, क्या है ये? अंशवर है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा अगली स्लाइड के ऊपर। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान जो है ये शासक था कहां का?
ये दिल्ली और अजमेर पे इन्होंने शासन किया। अब पृथ्वीराज चौहान के युद्ध होंगे। प्रथम तराइन का युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और जो तरावड़ी का पहला युद्ध होगा वो 1191 में होगा। अब 1191 में किस किस के बीच में होगा, तो ये लड़ाई हुई आपकी चौहान के बीच में। और पृथ्वीराज चौहान कौन सा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय था भाई ये। और दूसरा कौन है आपका, मोहम्मद गोरी, जो कि गोर का शासक था। अब इस युद्ध में आपके विनर के रूप में उभर के आया पृथ्वीराज चौहान और लूजर के रूप में उभर के आया गोरी। पर यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया, इसके साथ और बंदे थे। जयचंद था। कौन था, जयचंद था। जयचंद कहां का राजा था, जयचंद कन्नौज का शासक था। ठीक है, कौन से वंश का था जयचंद, वंश अगर पूछ ले तो कौन सा वंश था भाई, गढ़वाल वंश। कौन सा वंश, गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद। अब ये पूछ ले और कौन था इसके साथ में, एक गोपाल राय था, गोपाल राय। ये कौन था, भाई था पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, भाई था पृथ्वी का या पृथ्वीराज चौहान का। यह प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध आप बता देंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। पृथ्वीराज चौहान का साथ जयचंद गढ़वाल वंश के शासक और कन्नौज के राजा थे, इन्होंने दिया। और गोपाल राय इनके भाई ने भी साथ इनका दिया। अब बात यह आती है दूसरे युद्ध में क्या हुआ। दूसरा युद्ध भी जरूरी है ना। दूसरा युद्ध सुनो भाई, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध। ये हुआ 1192 में। और ये युद्ध आपका किस किस के बीच में हुआ, ये युद्ध आपका हुआ वही चौहान के बीच में या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, और दूसरी तरफ था गोरी। इसमें विनर के रूप में उभर के आया गोरी और लूजर के रूप में उभर के आया पृथ्वीराज चौहान। यानी हार जाता है पृथ्वीराज चौहान, हार लिख देंगे अपन। कई लोग ये कहेंगे लूजर क्यों लिख दिया, तो अपन हार लिख देंगे। मेरे भाई मेरी कोई दुश्मनी नहीं है पृथ्वीराज चौहान से, मैं तो आप हिंदू हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं तो आप हिंदू हूँ। कई बार लोग आजकल बहुत जल्दी क्यों है ऑफेंड हो जाए, जीत इसकी हुई और हार पृथ्वीराज, में हार लिख दूंगा ना तो भी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे नहीं धोखे से रहा था। भाई मैं तो बस जो पेपर में अपना पूछा जाए वो बताना लग रहा हूँ। ठीक है, एक घुट पानी ले लें। ठीक है, पता ही डाल गया 47 मिनट होना हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मजा आ रहा है भाई, स्वाद आ रहा है इसमें। आ गया ये। अब यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि इसका साथ जयचंद ने छोड़ दिया और इसका भाई पहले तराइन के युद्ध में मारा गया गोपाल राय। इस करके पृथ्वीराज चौहान ने कुछ ध्यान भी नहीं दिया, संयोगी तवाड़ा मैटर भी हो गया था। दरबारी कवि कौन है इसका, दरबारी कवि, या आप लिख सकते हो मेरे मित्रों कोर्ट पोइट कौन था इसका, कोर्ट पोइट कौन था इसका, दरबारी कवि कौन था। आपने नाम सुना होगा चंद बरदाई, चंद बरदाई। इसने एक बुक लिखी मेरे भाइयों, बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या है, किताब लिखी, सॉरी यहाँ पे किताब लिखी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जिक्र करता है चंद बरदाई। और क्या जिक्र करता है भाई वो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में होगा भी, पर आप उसको छेड़ देंगे। ठीक है, मोहम्मद गोरी के गुलाम का नाम याद रख लियो। इसका एक स्लेव था, हिंदी में अगर आप लिखें तो गुलाम लिख सकते हैं। इसका एक गुलाम है जिसका नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि वो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ने कुतुब मीनार की स्टार्टिंग करवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कुतुब मीनार की स्टार्टिंग करवाई और दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसने करी। और दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे, राजधानी लाहौर बनाई। इतना याद रख लोगे। ठीक है, एक लड़ाई और करी फिर इसी गोरी ने। यहाँ पे इस गोरी का साथ किसने दिया, यहाँ पे गोरी का साथ ऐसा बताया जाता है दूसरे तराइन के युद्ध में जयचंद ने दिया। और ये तराइन कौन से जिले में पड़े है मेरे भाई, ये करनाल जिले में पड़े है। इसने तरावड़ी भी बोल रहे हैं, बासमती चावल खातर बहुत फेमस है। एक युद्ध और कर लो 1194 में। चलो छोड़ दो यार, इसने क्यों पढ़े, बाद में देख लेंगे। और क्वेश्चन आए ना इससे संबंधित। एक सेकंड रुको यार, क्या हो गया, एक दो पेज एक्स्ट्रा ऐड हो गई। ये काट दें, ये भी काट दें, इस बात में सीधा
नेक्स्ट है, इनमें ये कहा गया है कि राव तुलाराम इनमें से कौन से क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों के साथ लड़ाई का। तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई का नेतृत्व राव तुलाराम जो है वो 1857 की क्रांति में कहां से कर रहे थे, नारनौल रेवाड़ी से ये नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजों के साथ लड़ाई करी, पर जब अंग्रेजों ने जवाब दिया इन्हें तो ये यहां से फ्ली कर जाते हैं, भाग जाते हैं। कहां इनकी मृत्यु होगी, डाइड इन काबुल। काबुल भाग गए थे भाई अंग्रेजों के डर से, आप कह सकते हो, या अंग्रेजों से अपनी जान बचा के राव तुलाराम कहां, काबुल चले जाते हैं और नारनौल रेवाड़ी में इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये चीज आप याद रखेंगे। आगे है सोना किस चीज के लिए फेमस है, हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए सोना फेमस है। और सोना जो है मेरे भाइयों वो गुरुग्राम के अंदर है, और गुरुग्राम के अंदर एक झील भी है जो दमदमा नाम से फेमस है। कौन सी झील है, दमदमा। ये क्या है, सबसे बड़ी झील है हरियाणा की, सबसे बड़ी लेक है हरियाणा की, और ये है कहां पे, गुरुग्राम के दमदमा गांव के अंदर लोकेटेड है। और दमदमा गांव की मेरी भाभी हैं तो मैंने बहुत अच्छे से पता है और मैंने देख भी रखी है। दमदमा झील जो है वो ऐसा बताया जाता है कि 3000 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ पे तेंदुए तांदुए भी आपने मिल जाएंगे, हिरण भी है, इस तरीके की चीजें भी बताई जाती हैं कि एक बार तो यहाँ पे शेर आ गया था, ऐसी भी बात बताऊं भाई, घर वाले तो कई बार, पर अपन उन चीजों पे नहीं जाना। गार्डन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर गार्डन है, इसे सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा गार्डन्स हैं, इसे सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है, पार्क आप कह सकते हो, ठीक है, याद रख लो भाई। आगे नेक्स्ट है, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि और दोस्त थे। तो बाण भट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे और दोस्त भी थे। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का शासक था, पुष्यभूति डायनेस्टी का शासक था। हर्षवर्धन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन कर लें आपसे तो हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब देना अपना फर्ज, अपना कर्तव्य आप मानेंगे, ठीक है। तो हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो इसने शासन कब से लेके कब तक किया, 606 से लेके 647 तक इसने शासन किया। चाइनीज यात्री इसके दरबार में आया, चाइनीज ट्रैवलर इसके दरबार में आया, जिसका नाम क्या था, ह्वेनसांग, ठीक है। इसकी कैपिटल के बारे में अगर पूछ लें तो कैपिटल क्या थी इसकी, कैपिटल पहले तो थी मेरे भाई हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेसर या थानेश्वर भी बोलते हैं, और दूसरी बनाई इसने फिर कन्नौज, क्योंकि इसका जीजा मर गया था तो इसने कन्नौज को भी संभाल दिया। उसके बाद अगर पूछे हर्षवर्धन के बारे में तो इसने आपके नॉवेल्स लिखी हैं, कुछ नॉवेल्स लिखी हैं इसने, जैसे नाम है प्रियदर्शिका रत्नावली, प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद। उसके बाद बाणभट्ट जो है उसने भी एक किताब लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र। कौन सी लिखी है, हर्षचरित्र, हर्षचरित्र बाणभट्ट ने किताब लिखी। अब उसके अलावा एक और लिखी, कादम्बरी। ये बुक किसने लिखी, बाणभट्ट ने लिखी, जो कि हर्षवर्धन का दोस्त और दरबारी कवि था, ठीक है। इतना कर लोगे। अनंत पाल तोमर, भाई तोमर वंश का शासक था तो उसने आप अभी ना छेड़ो, आपसे रिलेटेड कोई काम की बात नहीं है अनंत पाल तोमर को लेके, ठीक है। और सूरज पाल तोमर ने आपकी एक झील बनवाई थी, कहाँ पे, फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद बाणभट्ट में इतना याद रखोगे, हर्षवर्धन के टाइम में एक चाइनीज यात्री आया, ह्वेनसांग, दो राजधानी थानेसर और कन्नौज कौन से वंश का राजा था, पुष्यभूति। कब से लेकर कब तक शासन किया, 606 से 647। 3 किताबें लिखी, प्रियदर्शिका रत्नावली एंड नागानंद, और बाणभट्ट ने किताब लिखी हर्षचरित्र और कादम्बरी। याद रख लोगे। इसमें कोई दिक्कत है पूछो भाई, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, या पीडीएफ आप खातर एक्सपोर्ट कर दूं, एक्सपोर्ट करके मैं भेजूंगा। इसने कहाँ पे, एक्सपोर्ट, और ये अपनी डाउनलोड में लगा दी इसमें। अच्छा, इसका नाम लिखें MCQ हरियाणा CET PYQ 5 लिख दिया, ठीक है। या भी एक्सपोर्ट हो जाएगी या मिल जाएगी, सेम की सेम रिवाइज करियो मेरे भाइयों। हरियाणा सीटी आना आया है, जम के रगड़ा लगा दो, नौकरी मिलेगी तो रिश्ता होगा, रिश्ता होगा तो फिर भाई बालक बच्चे होंगे, फिर उन्हें पाल दिया और अपने बुढ़े होकर मर जियो, ठीक है। और भी कुछ कर सकते हो, और भी कुछ है करने के लिए, पर सबसे जरूरी यही है, और ये होगा ही होगा, ठीक है। इससे अलग तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कहीं भी हम पहुंच सकते हैं किसी भी बड़े मुकाम के ऊपर, पर ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी, ठीक है। मृत्यु निश्चित है, तो
करो तैयारी, दब के करो। सीईटी कभी भी हो सकता है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती कि किस टाइम वो सीईटी आपका लेगी, पर उम्मीद आपसे करी जा सकती है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, आप अपनी तैयारी को मस्त और गच कर सकते हो। मिलेंगे एक नए सेशन में ऐसे ही बढ़िया शानदार मस्त और दमदार क्वेश्चंस के साथ। आई थिंक क्वेश्चंस करके स्वाद आया होगा, कुछ क्वेश्चंस अपने आते होंगे और जो नहीं आते हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने कराई है, उस एक्सप्लेनेशन को आपने अच्छे से समझा होगा बखूबी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा, जय सीईटी।